राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। जीविका इशिता को डांटते हुए बोली, अच्छा जी, वहाँ बॉस को ताड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम होंगे और वैसे भी मैंने सुन रखा है मिस्टर ओबरॉय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो काम में लापरवाह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं वहाँ काम पर ध्यान दूंगी। बॉस को देखने के चक्कर में कहीं मेरे ही पहले ही दिन छुट्टी ना हो जाए। अब आगे। जीविका की बातें सुनकर इशिता हंसने लगती है। सच में उसकी फ्रेंड ही ऐसी थी कि जिसे अपने हैंडसम बॉस से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान था। जीविका को कोई आइडिया नहीं था कि उसके बॉस और कोई नहीं बल्कि उसके रास्ते में टकराने वाला वही हैंडसम मैन विवेक होगा, जिसने उसे 2 बार बचाया था। थोड़ी देर तक यूं ही इशिता से बात करने के बाद जीविका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वे इशिता की बातों को याद करते हुए खुद से बोली, पागल कहीं की, कुछ भी बोलती रहती है और वैसे भी उन हैंडसम बॉस की निगाहें मुझ जैसी मामूली सी इंटर्न पर ही क्यों जाएंगी। ये सब सोचते हुए जीविका नींद में आगोश में चली जाती है, क्योंकि कल उसे ऑफिस भी जाना था। अगली सुबह दृष्टि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने आज मैरून कलर का एक खूबसूरत सा फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। वह ड्रेस बॉडी कॉन थी जो दृष्टि की फिगर को बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। दृष्टि ने अपने बालों को सेट किया। अपने अपने स्टेस अपने अपने उसने अपने स्ट्रेट बालों को खुला ही रखा था। गले में रोज गोल्ड कलर की सिंपल सी चेन और हाथ में अपनी फेवरेट वॉच पहनी थी, जिसे उसने तब खरीदा जब उसका अकाउंट पर उसकी पहली सैलरी क्रेडिट हुई थी। इसलिए दृष्टि के लिए उसका वो वॉच बहुत स्पेशल था। वह अपने फेस पर बहुत हल्का सा मेकअप करती है। जैसे ही वह ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगती है, उसे कार की तेज़ हॉर्न सुनाई पड़ती है। वह अपने दोनों कानों को बंद करते हुए इरिटेट होकर बोली, पता नहीं कौन बेवकूफ़ है, लोगों को बिना चैन नहीं है। तभी उसके फ़ोन पर अनय का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करती है और अनय बोलना शुरू करता है, मुझे कोसने का काम हो गया हो तो बाहर आ जाओ। दृष्टि फ़ोन को खुद से दूर उसकी तरफ देखते हुए बोली, इन्हें कैसे पता कि मैंने कोस रही थी? मैं तो कार वाले को। दृष्टि समझ गई कि यह हॉर्न बजाने वाला बंदा अनय है। अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपके अंदर दिमाग नाम की चीज़ है ही नहीं, इतना शोरगुल मचाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह भी तो नीचे बुला सकते थे। अनय अपनी कार में बैठकर अपनी सीट पर सिर टिकाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बॉय? नॉर्मल इंसानों की तरह नीचे बुलाना? तुम मुझे समझती क्या हो? दृष्टि, भाई जो आप हो। ये कहते हुए वह हंसने लगती है। दृष्टि की हंसी सुनकर अनय इरिटेट हो जाता है। वह चिढ़ते हुए बोला, जो बोलना है बोल लो, फिर तुम्हें बताता हूँ अपने कैबिन में। यह सुनकर दृष्टि की तो बोलती ही बंद हो गई। वह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। उसे यूं चुपचाप देखकर अनय के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह उसे होश में लाते हुए बोला, अभी खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दृष्टि पर अब मेरा वेट कर रही क्यों रहे हो? दृष्टि कहती है कि आप मेरा वेट क्यों कर रहे हो? आप चले जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊँगी। वैसे भी मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अनय इरिटेट होते बोला, यार दृष्टि, तुम कितने सवाल करती हो? मैं जब एक बार कह दिया ना नीचे आओ मतलब आओ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पूरी कॉलोनी के सामने अपनी बाहों में उठाकर कार तक लाने में। अनय की बात सुन खत्म ही नहीं हुई थी कि दृष्टि तुरंत बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आ रही हूँ। ये कहते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपना पर्स लेकर नीचे आ जाती है। वह नीचे पहुंचकर कार में बैठ जाती है। दरअसल अनय ने पहले ही उसके लिए पैसेंजर सीट पर दरवाज़ा खोल रखा हुआ था। वह दृष्टि बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है। कार में मिरर से अनय दृष्टि के फेस पर देखता है तो वह मन ही मन स्माइल करने लगता है। 10 मिनट के बाद भी कार जैसे की तैसी रहती है।
तो दृष्टि अनमय की तरफ घूरते हुए बोली, अब कहीं ऑफिस जाने के लिए आप शुभ मुहूर्त का वेट तो नहीं कर रहे ना? अनमय सिर्फ मिरर में दृष्टि को चेहरे पर देखते हुए बोला, जब तक तुम पैसेंजर सीट नहीं आओगी तब तक ये कार यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। दृष्टि को तो अनय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसकी वजह से उसे ब्रेकफास्ट मिस करना पड़ा। दृष्टि अनय को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बैक सीट से निकलकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, जिसे देखकर अनय का फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह जानबूझकर कार के दरवाजे को जोर से बंद करती है। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी रिलैक्स, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दृष्टि अपने संग आने वाली दृष्टि अपनी खा जाने वाली नज़रों से अनय को देखते हुए घूरते हुए बोली, आप तो कुछ ही ना बोलिए तभी अच्छा होगा। अनय दृष्टि की धमकियां सुनकर मन ही मन स्माइल करता है। वह समझ गया था कि दृष्टि उसे क्यों गुस्सा है। वह कार को वहाँ से निकालकर दूसरी तरफ निकाल जाता है। कुछ 15 मिनट बाद दृष्टि को रियलाइज़ होता है कि वह उनके ऑफिस का रास्ता नहीं है। यह फील करने पे वह अनय की तरफ देखते हुए बोली, लगता है आपको भूलने की बीमारी हो गई है, ये हमारे ऑफिस का रास्ता नहीं है। स्माइल करते हुए बोला, आई नो मेरी जान। यह सुनकर दृष्टि एक बार फिर अनय की तरफ सवालिया नज़र से देखते हुए बोली, तो हम जा कहाँ रहे हैं? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस थोड़ा सा वेट करो तुम्हें पता चल जाएगा। दृष्टि जिद करते हुए बोली, पर मुझे अभी जानना है, मैं बिना जाने कहीं नहीं जा सकती, इसलिए प्लीज़ मुझे अभी बताओ ये कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब अनय को लगता है कि दृष्टि अब चुप होने वाली नहीं है तो वह कार को साइड के रोक लेता है और दृष्टि की तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखने लगता है। उसके इस तरह देखने से दृष्टि सकपका जाती है। इससे पहले कि वह अनय के इरादे भाप जाती, अनय उसे अपनी तरफ खींचकर उसे झटके से अपनी गोद में बिठा लेता है। वह दृष्टि की नेक पर को पकड़कर उसे वह उसकी नेक को पकड़कर उसके मुलायम होठों पर अपने होठ रख देता है। वह उसे किस करने लगता है। पहले तो दृष्टि उसे छूटने की छटपटाती है। अनय उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। ये महसूस करके दृष्टि अपने हाथ पांव मारना छोड़ देती है। उसकी प्यार भरी किस के एहसास में दृष्टि खोने सी लगती है। थोड़ी देर बाद दृष्टि भी उसके किस में शामिल हो जाती है। अनय इस किस को और लंबा खींचना चाहता था, पर थोड़ी ही देर में दृष्टि को सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए वह उसे रिलीज़ कर देता है। दृष्टि अपने गुलाबी चेहरे के साथ एक नज़र अनय को देखती है और कहती है, हाँ बहुत बुरे हैं। ये कहते हुए वह खुद को अनय के सीने में छिपा लेती है। अनय ने उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, अब तो तुम्हें इसी बुरे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। यह सुनकर दृष्टि के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वह दृष्टि की पीठ को सहलाते हुए बोला, मैंने जब कहा ना कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है तो तुम्हें चुपचाप मेरे सरप्राइज़ का वेट करना चाहिए, ओके? दृष्टि अपना मुंह फुलाते हुए बोली, पर आपको यूं ज़बरदस्ती मुझे अपने कार में आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी थी। अनय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, अच्छा जी, पर मैं तुमसे यही कहूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाने के लिए आदत डाल लो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही ऑफिस जाना पड़ेगा। दृष्टि अनय की आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? अनय अपनी ठंडी आंखों से दृष्टि की तरफ देखकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, फिर ऑफिस में मेरे कैबिन में जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अनय की धमकी सुनकर दृष्टि पूरी तरह सकपका गई, पर टॉपिक चेंज करने के लिए अनय की गोद से उतरते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, जल्दी ऑफिस चलिए, आज आपकी वजह से मेरा ब्रेकफास्ट भी छूट गया, अब ऑफिस की कैंटीन से भी कुछ खाना पड़ेगा। वह यह सब बोले जा रही थी कि इतने में ही उसकी कार एक बेहद से खूबसूरत होटल के पास आकर रुकी। दृष्टि अपनी हैरानी भरी आंखों से बस उस होटल बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने में लगी थी। जब वह अनय की आवाज़ सुनकर अंदर जाती है तो अनय उसे एक प्राइवेट एरिया में लेकर जाता है। जब दृष्टि का ध्यान टेबल की तरफ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
दूसरी तरफ ओबरॉय एंटरप्राइजेस। आज जीविका का ओबरॉय एंटरप्राइजेस में पहला दिन था। वह लेट ना हो जाए, बस यही सोच सोच कर वह सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। वह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल भी चुकी थी। जब जीविका की टैक्सी रुकी तो उसने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी सी इमारत, छूती चमचमाती कांच की बिल्डिंग नजर आई। वे एक बार के लिए तो ऑफिस में की भव्यता को खो सी गई थी। फिर उसने आपको नॉर्मल करते हुए वह ऑफिस के अंदर जाने लगी। तभी से ही वह लिफ्ट के अंदर जाने के लिए होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। एक फ्लोर के बाद वहाँ एक और शख्स एंटर करता है। लिफ्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए विवेक और जीविका को इस बात की बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वे दोनों भी वहाँ मौजूद हैं। पर कहीं ना कहीं उसे पीछे से देखने के बावजूद भी जीविका को ऐसा फील होता है कि वह उस आदमी को जानती है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और विवेक वहाँ से निकल जाता है। जीविका भी रिसेप्शनिस्ट के बताए एड्रेस पर पहुँच रही होती है। थोड़ी देर बाद जीविका लिफ्ट से बाहर आती है और वह एकदम विवेक के पीठ की तरफ खड़ी होती है। वह जैसे ही वहाँ से जाने को कोशिश करती है, विवेक पीछे मुड़ता है। पता नहीं क्यों, पर उस लड़की को देखकर विवेक को लग रहा था कि वह जीविका है। पर वह सोच में भी पड़ गया था कि आखिर जीविका उसके ऑफिस में क्यों आएगी। वह खुद से बोला, विवेक, तू जीविका के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वह तेरे ऑफिस में क्या करेगी? आई न्यू टू टेक सम रेस्ट। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की की वह जीविका समझ रहा है वह जीविका ही है। वह अपने सिर को झटकते हुए अपने केबिन से चला जाता है और सोफे पर आराम से सिर टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे अपनी गरम गरम कॉफ़ी मिल गई। जीविका वह सिप लेने लग सॉरी विवेक जिसकी सिप लेने लगा, वहीं जीविका भी डेडिकेटली अपने काम पर लग गई। और होटल के प्राइवेट एरिया में दृष्टि की निगाहें जब टेबल पर पड़ती हैं तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ उसकी पसंद का लजीज खाना लगा हुआ था। दृष्टि एक तो पहले ही भूखी थी, ऊपर से टेबल पर अपने पसंदीदा डिशेस देखकर तो उसके आप देखा न ताप झट से अपने हाथ साफ करने के बाद खाने के टेबल के पास आई और झट से एक चेयर पर बैठकर अने को पूछना तो छोड़ देने के बिना ही खाने पर अटैक कर देती है। अने तो दृष्टि की इस हालत से शॉक्ड ही रह जाता है। उसे लगा था कि दृष्टि उससे पूछेगी कि यहाँ पर उसके सारे फेवरेट डिशेस कैसे रखे हुए हैं। दृष्टि को भूख तो जोरों की लगी थी, इसलिए उसने आधा खाना तो अकेले ही साफ कर दिया। जब उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने उस तरफ देखा। अने उसे घूर घूर कर देख रहा था। यह देखकर दृष्टि बोली, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? अगर भूख लगे तो आप भी खा लीज सकते हैं, मैंने मना थोड़ा ही किया है। ये कहने के बाद वह फिर से खाने लग जाती है और खाने पर ध्यान देती है। अनय उसकी तरफ अपनी छोटी आंखें करके देखते हुए बोला, रियली? वह दृष्टि के पास गया और एक चेयर पर बैठते हुए दृष्टि की खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। दृष्टि तो पहले तो हैरान होती है, पर इस वक्त उसके लिए खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दृष्टि खाते हुए बोली, आप कह रहे थे कि आपने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। अनय अपने माथे को छू कर बोला, सारा खाना हजम करने के बाद तुम ये पूछ रहे हो कि मेरा सरप्राइज़ कहाँ है? दृष्टि अनय की गोद में बैठी हुई इसकी तरफ देखते बोली, मतलब? अनय उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अपने पेट भरने वक्त ना तुमने ये नोटिस नहीं किया यहाँ मौजूद सारी डिशेस तुम्हारी फेवरेट थे? दृष्टि सोचते बोली, मैंने नोटिस तो किया था, पर भूख भी इतनी जोर की लगी थी, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे कौन है वो साफ दिल इंसान जिसे मेरी इतनी फिक्र है? अनय खुद को तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है और कौन हो सकता है? दृष्टि अपनी उसकी तरफ एक नज़र देखती है और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस टेस्टी डिशेस। पर आपको कैसे पता चला मेरी फेवरेट डिशेस के बारे में?
और ये भी कि मुझे चोरों की भूख लगी है। अनय उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते बोला, तुम्हारी वुड बी हस्बैंड हूँ, तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा। और मुझे अच्छे से पता चल गया था कि मेरी होने वाली बीवी भूखी है, और अगर थोड़ी देर और भूखी रही ना तो मेरी जान ले लेगी। ये बोलते हुए वह दृष्टि के पेट को हल्का सा दबा देता है। दृष्टि की आह निकल जाती है। वह अनय की तरफ घूर कर देखने लगती है। अनय उसके फेस पर आ रही बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जान ऐसे क्यों देख रही हो? तुम भूल रही हो कि मैं भूखा हूँ, और मेरी भूख इन डिशेस से तो शांत नहीं होने वाली। ये कहते हुए वह दृष्टि की तरफ अपनी आई विंक कर देता है। दृष्टि उसकी बातों का मतलब समझते हुए शर्म के मारे अपनी पलकें झुका लेती है और उसके सीने पर मारते हुए बोली, हटिए आप। दृष्टि की इस हालत पर अनय स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लेता है और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मुझे तो पता नहीं था कि मेरी शेरनी शर्माती भी है। ये कहते हुए वह दृष्टि के गुलाबी गालों को आहिस्ता से चूम लेता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे इन होठों को और टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास कुछ तुम्हारे लिए कुछ है। दृष्टि सवालिया नज़रों से अनय की तरफ देखने लगती है तो अनय एक वेटर को ऑर्डर देकर कुछ लाने को कहता है। थोड़ी ही देर में एक वेटर एक प्लेट में बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ डेजर्ट ले आता है, जो देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। दरअसल यह इस होटल की सबसे फेमस डेजर्ट था। अनय को पहले ही आइडिया हो गया था कि दृष्टि को यह काफ़ी पसंद आने वाला है। दृष्टि और अनय दोनों ही उसे टेस्ट करने लगे। दृष्टि पहली बाइट लेते ही अपनी आंखें बंद करके इसके टेस्ट को फील करने लगती है। थोड़ी ही देर में उनकी प्लेट खाली हो जाती है। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रजावत, ये डेजर्ट वाकई में बहुत टेस्टी था। ये सुनकर अनय की आंखें में नॉटीनेस झलकने लगती है। वह दृष्टि के कान के पास आकर होठों से जाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता मेरी इस टेस्टी सरप्राइज़ के बदले तुम्हें भी मुझे कुछ टेस्टी देना चाहिए? ये बोलते हुए उसके होठों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगता है। उसकी इस हरकत से दृष्टि सिहर उठती है और वह खुद को काबू में करते हुए बोली, नहीं। ये सुनकर अनय पहले ही स्माइल करता है और फिर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूँगा। ये बोलते हुए वह दृष्टि की नेक को आहिस्ता से पकड़कर अपने होठों से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह बहुत प्यार से और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है, जिससे उसके छूटने के लिए छटपटाती दृष्टि की पकड़ लूज हो जाती है। वह अनय की मदहोश भरी किसेस के एहसास में खोने लगती है। वह भी आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वह किस 10 मिनट तक चलती है, पर जब अनय को फील होता है कि वह कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो वह दृष्टि के होठों को काट लेता है और उससे अलग हो जाता है। दृष्टि अपने होठों को सहलाते हुए उसे घूर कर देखने लगती है, जिससे अनय के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है, ये पूछने के लिए कि उन्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। वेटर को देखकर दृष्टि के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे अनय देख नहीं पाता। अनय ने आज उसे बहुत परेशान किया था। दृष्टि मन ही मन कहती है, अब उसकी बारी है। वेटर दोनों की तरफ देखते हुए बहुत पोलाइट वे में बोला, सर, मैम, एनीथिंग एल्स? इससे पहले कि अनय कुछ बोल पाता, दृष्टि स्माइल करते हुए उस वेटर की तरफ देखते हुए बोली, नो थैंक्स, वैसे आपके होटल की सर्विस बहुत अच्छी है। ये सुनकर वह वेटर भी स्माइल करने लगता है, क्योंकि जब सामने से एक खूबसूरत लड़की हंस हंस कर बात कर रही हो तो किसी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं दृष्टि को उस वेटर के साथ इतनी प्यार से बात करते देखकर अनय अंदर ही अंदर जल जाता है। उसकी ये जलन उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही थी। दृष्टि उसकी तिरछी निगाहों से अनय के फेस एक्सप्रेशन को देखती है और मन ही मन स्माइल करती है। वाह वेटर, स्माइल करते हुए पोलाइटली बोला वह वेटर, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर स्वीट जेस्चर। आई विल बी प्लेजर्ड फॉर अस टू हियर दिस फ्रॉम यू। दृष्टि भी स्माइल के साथ उस वेटर को रिस्पॉन्ड करती है। अब अनय के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह सामने की तरफ देखते बोला,
नाउ यू कैन गो। अनय की शर्त भरी आवाज़ सुनकर वह वेटर वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। वहीं दृष्टि मन ही मन स्माइल कर रही थी, पर अपने चेहरे से वह जाहिर नहीं होने देती। अनय उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्या हो रहा था अभी? दृष्टि मासूम बनते हुए बोली, क्या क्या हो रहा था? मैं तो बस उसे अपनी सर्विस के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। अनय समझ गया था कि दृष्टि उसे चालाकी कर रही है। वो अपनी शक भरी निगाहों से दृष्टि को देखता है और खुद ही खुद बोलता है, ऑफिस चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। दृष्टि आने की इंटेंस आंखों को भांप कर वहाँ से उठते हुए बोली, जल्दी चलिए वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ये कहते हुए वह अनय को वेट किए बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। अनिल जी अपने बेड पर सिर टिकाए हुए बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वे कुछ देर यूं ही सोचने के बाद सामने की तरफ देखते हुए बोले, क्या ये सच हो सकता है या फिर मेरा वहम? पर वैसे कैसे हो सकता है? युविका को गुजरे हुए तो सालों हो गए, फिर यूं अचानक मुझे उसका। तभी उन्हें अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उन्हें सिर उठाकर देखा तो वह वन्या थी। वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड क्या आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? आपको सुबह से देख रही हूँ, आप उस वक्त भी मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे थे। अनिल जी वन्या के बैठने को कहकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सफ़र की वजह से थक गया हूँ। वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, पक्का ना? यह सुनकर अनिल जी स्माइल करने लगते हैं। वन्या किचन की तरफ चली जाती है लंच रेडी करने के लिए। वन्या के जाने के बाद अनिल जी एक बार किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जब वे और चैतन्य दादाजी हरिद्वार गए थे, वहाँ पर अनिल जी को उनकी बेटी युविका को अपने आसपास होने का एहसास हुआ था। पर यह बात उन्होंने चैतन्य जी को नहीं कही थी, क्योंकि यह उनका वहम भी हो सकता था, क्योंकि युविका को गुजरे तो कई साल हो गए थे। वन्या किचन में खाना बनाने लग गई। थोड़ी ही देर में खाने की खुशबू किचन के बाहर तक के एरिया में भी फैलने लगी। वहाँ से युवान और आस्तिक गुजर रहे थे। किचन से आती इतनी टेस्टी स्मेल से युवान समझ गया कि ये जरूर उसकी भाभी ही है। आस्तिक और युवान के पैर अपने आप किचन की तरफ मुड़ गए। सामने वन्या की कुकिंग करते देखकर युवान आस्तिक भी तरफ देखते हुए बोला, देखो मैंने कहा था ना कि किचन में ज़रूर भाभी ही होंगी। आस्तिक भी वन्या की तारीफ करते बोला, मैडम आपकी टेस्टी खाने की स्मेल सुनकर तो हमारी भूख और बढ़ गई है। वन्या स्माइल करते हुए बोली, बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, आपको ये टेस्टी खाना जल्दी मिल जाएगा। युवान वन्या को साइड हक करते हुए बोला, भाभी आप बहुत ही स्वीट हैं। पता है जब मैं आपके हाथों का बना टेस्टी डिशेस आप टेबल पर देखता हूँ ना तो मुझे क्या मन करता है। वन्या पैन पर स्पून चलाते हुए सवालिया नज़रों से युवान की तरफ देखते हुए बोली, क्या? युवान, यही कि मैं सारा का सारा खाना आपके अपने मुंह में डाल लूँ और किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँ। युवान की बात सुनकर वन्या हंसने लगती है। वहीं आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो उसमें नया क्या है? पहले भी तू खाने को देखकर तुम्हें यही मन करता था। फिर दोनों ने खाने को लेकर बहस हो गई। वन्या बीच में आते हुए उन्हें रोकते हुए अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोल देती है। फिर वह दोबारा अपना फोकस खाने में लगाती है। थोड़ी देर बाद वन्या को अपने पेट पर किसी के हाथ रेंगते हुए फील होते हैं। वह फील करते ही वह चौंक गई थी कि तभी यक्षित उसके होठों को वन्या के कानों के पास ले जाकर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, मैं हूँ मैं। यक्षित को इस वक्त घर में देखकर वन्या बड़ी हैरान होती है। साथ ही यक्षित इस तरह कहने से उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यक्षित अभी भी वन्या को शोल्डर पर अपनी चिन को रखे हुए था और उसकी कमर में चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए था। वन्या अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? यक्षित उसे परेशान करना जारी रखता है। उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर धीरे से बोला, क्यों तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? यही कहकर वह वन्या को आई लॉक पर आहिस्ते से कट कर लेता है। वन्या उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए यक्षित, आप दूर रहिए मुझसे, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। यक्षित के फेस पर नॉटी स्माइल आ जाती है।
वह वन्या को अपने और करीब करके इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए बोला, पर वाइफी मैंने आखिर किया ही क्या है? यह कहते हुए वह वन्या के नेक पर उंगली चला रहा था। वन्या के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह चुपके से गैस बंद करने के बाद सामने की तरफ देखते हुए एकदम से बोली, दादाजी। वन्या ने इतना ही कहा था कि यक्षित उस तरफ देखने लगा, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। यक्षित की पकड़ वन्या पर से लूज हो चुकी थी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वन्या फौरन वहाँ से निकल गई। यक्षित उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता ही रह गया, क्योंकि वन्या से उसे बेवकूफ़ बना दिया था। वह वन्या को घूरते हुए कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। यक्षित समझ जाता है कि उसने बचने के लिए वह जरूर उनके कमरे में ही गई होगी। यक्षित का अंदाज़ा गलत नहीं था। वन्या भागते हुए अपने बेडरूम में ही आई थी। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब तक वह नॉर्मल हो जाती है, उसी वक्त यक्षित रूम के दरवाजे के पास आया और नॉक करते बोला, वाइपी दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर वन्या सकपका जाती है। वह अपने मन में बोली, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या मैं जो दरवाज़ा खोलूं? वन्या जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि वह यक्षित की बातें सुन ही नहीं रही है। वह भांप कर यक्षित घूरते हुए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन में बोला, वाइफी तुम कुछ ज़्यादा ही बदमाश नहीं हो गई हो? लगता है तुम्हें रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। यक्षित दोबारा नॉक करते हुए बोला, वाइफी मुझे पता है तुम जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रही हो। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, चुपचाप दरवाज़ा खोलो, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। यक्षित की यह धमकी सुनकर भी वन्या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। यह देखकर यक्षित मन ही मन बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। कुछ सोचते हुए यक्षित तुरंत बोला, वेद भी आप ठीक हो बेटा? आपको ज़्यादा लगी तो नहीं ना? यक्षित ने यह जानबूझकर थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा था ताकि वन्या उसे सुन सके। उसने वेद के बारे में सुनते ही वन्या ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आकर वह वेद को खोजते हुए बोले, बेबी आपको लगी है? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके सामने देखा, वहाँ पर वेद कहीं भी नहीं था। वन्या तो सांसें हलक में अटक गई। वह समझ गई थी कि यक्षित ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। यक्षित डेविल स्माइल करके उसे ही देख रहा था। वन्या अब यक्षित के जाल में फंस चुकी थी, पर अब भागने के लिए भी बहुत देर हो गई थी। यक्षित फुर्ती से वन्या के पास गया। वन्या ने एक आखिरी कोशिश की, पर यक्षित के आगे वह नाकामयाब रही। यक्षित उसे कमरे में अंदर ले आया और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करने लगा। वन्या यक्षित से दूर हो गई। यक्षित उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी चुपचाप मेरे पास आओ। वन्या किसी मासूम बच्चे की तरह ना में सिर हिला देती है। यक्षित उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखकर फिर से बोला, वाइफी जिद मत करो। पर वन्या उसके पास आने के बजाय दूर जाने लगी। यक्षित भी फुर्ती से उसके पास आने लगा। वन्या सोफे के पास आ गई। वह आगे आगे और यक्षित पीछे पीछे दौड़ रहा था। बीच बीच में वह वन्या को वार्न भी कर रहा था, पर वन्या कहाँ सुनने वाली थी उसकी। इस वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि यक्षित के हाथों नहीं आना है। बस यही वह सब सोचकर वह लापरवाही से भागे जा रही थी। 2-3 बार तो वह गिरने की भी हुई थी, पर वक्त रहते उसने खुद को संभाल लिया था। यह देखकर यक्षित को उस पर और गुस्सा आने लगा। भागते भागते वन्या की सांसें फूल गई थी, पर फिर भी वह नहीं रुक रही थी। यक्षित थोड़ी देर रुककर उसने ब्लेजर निकालकर सोफे की तरफ फेंक और अपने खतरनाक इरादों से वन्या की तरफ बढ़ने लगा। वन्या घबराहट में बेड के ऊपर चढ़ जाती है। यक्षित उसे वार्निंग देते हुए बोला, वाइफी चुपचाप नीचे उतरो। तुम्हें अगर चोट लग गई तो तुमसे मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। वन्या खुद से बोली, अभी तो वैसे भी आपसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वह जैसे ही पीछे हटने को हुई, तभी उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि वक्त रहते यक्षित वहाँ पहुँच गया। उसने वन्या को अपनी बाहों में थाम लिया। अगर वन्या वहाँ से गिर जाती तो उसका सिर वहाँ लगा शो पीस से लग जाता, जो कि कांच का था। इससे उसे बहुत सीरियस चोटें आ सकती थी। यक्षित ने तो उसे पहले ही वार्न कर दिया था। अब वन्या की खैर नहीं थी। यक्षित ने उसे टेबल पर रखे शो पीस को देखा और अपनी गुस्सों से लाल हो चुकी आंखों को वन्या को देखता है, जो अभी भी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए थी।
और उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुई थी। दोनों थोड़ी देर तक वैसे ही रहे। वन्या ने आहिस्ते से अपनी पकड़ यक्षित पर से लूज की। यक्षित ने उसे आहिस्ते से नीचे खड़ा कर दिया। जब वन्या ने सर उठाकर यक्षित की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह वन्या की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसने वन्या का ध्यान उसी शोपीस की तरफ करते हुए बोला, अभी तुम्हें इससे चोट लग सकती थी। तुम समझ रही हो ना? इससे तुम बुरी तरह इंजर्ड हो सकती थी। कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखो, पर नहीं, तुमने तो खुद को चोट पहुंचाने की कसम खा रखी है। यक्षित कह तो सही ही रहा था, पर उसके गुस्से वाले टोन में वन्या हर्ट हो गई। यक्षित की बातें खत्म होते होते उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। वो उसे साफ करते हुए यक्षित से दूर जाकर बैठ के एक कोने पर बैठ गई। यक्षित ने अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत किया। फिर वह वन्या की तरफ जाने लगा। उसने आहिस्ता से अपना एक हाथ वन्या के कंधे पर रख देता है। उससे वन्या सुबक उठती है। यक्षित उसकी बगल में बैठ जाता है। वह वन्या के आंसुओं को भरे चेहरे को अपनी तरफ देख करता है। वह उसके गालों पर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, लुक वाइफी। वन्या ने उसकी भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखा। यक्षित उसे अपने सीने से लगाए हुए ही बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर तुम भी अपना ध्यान रखा करो। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है, कितनी फिक्र है। वन्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वह यक्षित उसे खुद से अलग करता है। वह कबर्ड में से एक फाइल निकालता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर वह सोचते हुए वह एक रुक जाता है। वरना सेवाली नज़रों से उसकी तरफ देखने लगती है। यक्षित उसके करीब आकर बोला, अब जब आ ही गया हूँ तो तुम मुझे एक किस तो दे सकती हो ना? वह कहते हुए वह वन्या की तरफ नॉटी स्माइल पास करने लगा। वन्या उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। यक्षित उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते बोला, क्यों भला? वन्या यक्षित की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, क्योंकि आप आज मुझे चिल्लाए थे, वो आपको नहीं लगता इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? यक्षित अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वन्या को देखने लगता है, जो कि मिसेस सिंघानिया की तरह बिहेव कर रही थी। यक्षित उसके होठों को अपने अंगूठे से प्यार से सहलाते बोला, पर तुम्हारी आज की हरकतों का फैसला अब तक नहीं हुआ है, जो हम रात को कंटिन्यू करेंगे। ये कहते हुए वन्या की तरफ अपनी एक आंख ब्लिंक करता है। वन्या उसे घूरती रह जाती है। यक्षित जैसे ही जाने को होता है, वन्या उसका हाथ पकड़ लेती है। यक्षित को लगता है कि शायद वन्या का इरादा बदल गया है और वह उसकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए बोली, लंच करके जाइएगा। यक्षित भी सोचता है कि जब आ ही गया हूँ तो लंच कर ही ले। दोनों डाइनिंग एरिया में तरफ जाने लगते हैं। बाकी सब भी वहाँ आ चुके थे क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। वन्या सबको लंच सर्व करती है, फिर खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाती है। खाते वक्त वन्या का ध्यान एक बार फिर अनिल जी पर जाता है, जो फिजिकल तो वहाँ प्रेजेंट थे पर मेंटली नहीं लग रहे थे। वन्या एक बार फिर सोच में पड़ जाती है कि ज़रूर अनिल जी के मन में कोई बात है। वह अपने खाने को फोकस करने लगती है। अनय फिर दृष्टि कार में बैठे दूसरी तरफ अनय और दृष्टि कार में बैठे ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रास्ते पर अनय ड्राइविंग पर फोकस किए जा रहा था। उसने दृष्टि से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। दृष्टि को बहुत हैरानी हो रही थी कि ये वही अनय है जो उसे हमेशा परेशान करता रहता है। अनय बाहर से भले ही शांत नजर आ रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे दृष्टि का उस वेटर से स्माइल करके बात करने वाला सीन याद आ रहा था, जिसे उसे बहुत गुस्सा आने वाला लगा था। उसने ठान लिया था कि वह ऑफिस पहुंचकर दृष्टि को सबक सिखाएगा। दृष्टि को तसल्ली थी कि अनय ने अब तक उसे एक बार भी नहीं टोका, पर उसके मन में यह भी खटक रहा था कि जरूर इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तभी ये इतना शांत है। थोड़ी ही देर में उसकी कार ऑफिस पहुंच जाती है। दोनों कार से बाहर आते हैं। ऊपर साइना अपनी जलती आंखों से दृष्टि को देख रही थी। उसके आंखों में दृष्टि के लिए जलन साफ साफ नजर आ रही थी। अनय अपने केबिन में आकर काम करने लगता है। दृष्टि भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए अपने केबिन पर आ जाती है।
थोड़ी देर बाद अनय दृष्टि को उसकी कॉफ़ी लेकर आने के लिए कहता है। दृष्टि काम करने के दौरान अब तक होटल वाली सारी बातें भूल चुकी थी। वे कॉफ़ी लेकर अंदर आई। अनय बड़ी शान से सोफे पर बैठा हुआ था। दृष्टि के अंदर आते ही उसने कैबिन के इलेक्ट्रॉनिक डोर से रिमोट को से बंद कर दिया। वह महसूस करके दृष्टि थोड़ी सकपका गई और अपने चेहरे से उसने जाहिर होने नहीं दिया। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।